हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। तो हम लोग आज करने वाले हैं वो है विज्ञान एवं पर्यावरण। अगर हम लोग विज्ञान और पर्यावरण की बात करें तो बीपीएससी का जो 69 बीपीएससी आप लोग देने जा रहे हैं, एक बार ज़रूर इसको देख करके जाइएगा, क्योंकि हम अभी आज का जो सेशन जितना भी हम आपको करा रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है और यहाँ से प्रश्न की गारंटी रहेगा। एकदम 100% आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको एक बार अच्छा से करके जाइए, रिवीजन बढ़िया से करके जाइए, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न को बना सके। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस सेशन का। जो पहला प्रश्न है विज्ञान एवं पर्यावरण को लेकर के, तो आइए हम लोग, क्योंकि देखिए अब विज्ञान एवं पर्यावरण से प्रश्न बहुत पूछने मतलब बीपीएससी ने समझने की प्रारंभ कर दिया है। और बात अगर करें हम लोग तो देखिएगा साइंस टेक्स्ट से 5-7 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो साइंस से बिहार बीपीएससी में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो संदर्भ कहीं ना कहीं करंट से भी रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। जुलाई 2023 में बिहार में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। प्रश्न को समझिए, यहाँ पे कहता है कि जुलाई 2023 में बिहार में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया और इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को यानी कि सरकारी नर्सरी से कितने पौधे निःशुल्क देने की बात किया गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी जो नर्सरी है उससे निःशुल्क पौधे की अगर बात करें तो पौधे की संख्या 5 हो जाता है। जो इनमें से नहीं है तो आंसर ई हो जाता है, ठीक है। इसमें देखेंगे हम लोग राज्य स्तरीय वन महोत्सव की बात करें तो देखिएगा इसका प्रारंभ किसने किया था। इसका प्रारंभ किसने किया था? तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है नीतीश कुमार, उन्होंने ही इसको प्रारंभ किया, ठीक है। शुभारंभ अगर स्थल की बात कर दिया जाए कि इस प्लान को कहाँ से प्रारंभ किया गया, तो मुख्य सचिवालय परिसर से प्रारंभ किया गया, यानी पटना से प्रारंभ किया गया। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य में 2 माह में 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अवसर पर नीतीश कुमार ने ये बात कहा कि 2 माह में 4 करोड़ से कहीं अधिक पौधे लगाए जाएंगे। अगला देखिए, कहता है कि इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने निर्णय लिया कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से कितना निःशुल्क 5 पौधे प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब भी आप प्रश्न बना रहे हैं बीपीएससी में, जब भी आप 30 को एग्ज़ाम दीजिएगा, एक प्रश्न को कम से कम 2 बार अच्छे तरीके से एकाग्र होकर के पढ़िएगा, समझिएगा, तभी बनाइएगा, ठीक है। एकाग्रता मायने रखेगी। आपका 2 घंटा, 1 साल का किया हुआ तैयारी 2 घंटा में परिणाम प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। वहाँ आपका होना मौजूद, मतलब समझिए कि आपका होना ज़रूरी है, ये नहीं कि कुछ और सोचने लगे। सिर्फ एग्ज़ाम पे ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 घंटे में आप अपने मुकद्दर को चेंज कर सकते हैं। बनने वाला यहीं से शुरुआत होता है। अगर बनने वाला यहीं से चाहेगा तो हीरो बनेगा, नहीं तो जीरो का जीरो ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए 2 घंटा आपके लिए 1 साल में क्या किया आपने, ये मायने नहीं रखता है। 2 घंटे का एग्ज़ाम सिर्फ आपके लिए है। इसमें हम ना साथ रहेंगे, ना आपके कोई परिजन साथ रहेंगे, ना कोई भी आदमी। यानी कि समझिए कि आपका ये खेल है, आपको खुद खेलना है, ठीक है। 2 घंटे में आप कैसा खेलते हैं, आप कैसा खिलाड़ी हैं, मायने ये रखता है। जीतते हैं या हारते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कहता है कि जून 2023 में बिहार राज्य में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल के गठन का फैसला लिया गया। पारा मेडिकल काउंसिल का गठन का फैसला लिया गया बिहार सरकार द्वारा, पहली बार। बिल्कुल सही है। पारा मेडिकल काउंसिल में अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होंगे, ये भी सही है। आंसर आपको हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाता है, ठीक है। कथन की अगर बात करें तो कथन पे विचार करने की बात है तो दोनों का दोनों सही हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करते हैं। कहता है कि बिहार राज्य में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल का गठन होगा। जब बात कहीं भी हो, बिहार की पहली, राज्य की पहली, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की पहली, देश का पहला, विश्व का पहला, तो याद रखिएगा ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। संदर्भ की अगर बात करें तो बिहार राज्य में कोई ऐसी संस्था नहीं है जिनके पास स्वास्थ्य कर्मियों का सही डाटा उपलब्ध हो। निर्णय माह की अगर बात कर दिया जाए तो जून 2023 में यह डाटा आपके सामने आया था, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग इसी में। अगला सवाल देखेंगे, कहता है इसी में देखिएगा, काउंसिल के गठन से लाभ क्या हो सकते हैं। अगर पहली बार बिहार सरकार ने इसको गठन किया तो इस गठन से क्या लाभ हो सकता है, ये देखिए, पैरामेडिकल नियमावली तैयार हो सकेगी पहली बार।
यह ज्ञात किया जा सकेगा कि राज्य में किस क्षेत्र में कितने विद्यार्थियों के पास डिग्री है। ठीक है, डिग्री है। विद्यार्थियों के वैध प्रमाण पत्रों की जांच हो सकेगी और फर्जी डिग्री लेने वाले भी पकड़ में आएंगे। ठीक है, इसके गठन से अगर सदस्यों की संख्या बात करें तो अध्यक्ष सही सदस्यों की संख्या कितना है, 10 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI है, याद रख लीजिएगा। कहता है कि जून 2023 में राष्ट्रीय पारगम्य पाठ्य प्रणाली NTPS बोलते हैं लागू करने वाला बिहार राज्य का कौन सा मतलब स्थान पे बना है, कौन सा राज्य बन गया है, कितने नंबर का राज्य बन गया है। तो याद रखिएगा ये 5वां नंबर का राज्य हो गया आपका बिहार। कितना, 5वां नंबर का राज्य हो जाता है। डी आंसर होगा। बिहार में राष्ट्रीय पारगम्य पास प्रणाली लागू की स्थिति में देखेंगे तो बिहार का स्थान कितना हो जाएगा, 5वां हो जाता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कि लागू करने की तिथि कब से इसको लागू किया गया, तो देखेंगे हम लोग 15 जून 2023 से हो जाता है। शुभारंभकर्ता की अगर बात कर दिया जाए तो देखेंगे हम लोग राज्य के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तेज प्रताप यादव के द्वारा इसका क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। NTPS लागू करने वाला बिहार राज्य बनना, कौन सा राज्य बना है, 5वां राज्य बनना है। ठीक है, याद रखिए 5वां राज्य बनना है तो फिर दिमाग में ये भी चल सकता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा हो जाता है। तो अगर बात करें तो पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा जम्मू कश्मीर के बाद 5वां आपका बिहार का स्थान आता है। ठीक है, बिहार की स्थान पूछता है, बिहार की स्थिति पूछ रहा है, इसलिए 5वां राज्य हो जाएगा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली की बात करें तो यह राज्य और अंतर्राज्य में वन उत्पादों के परिवहन के लिए पारगमन परमिट की निगरानी करने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। याद रखिएगा कौन सा, राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली जो है क्या हो जाता है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। जून 2023 में विश्व मगरमच्छ दिवस के अवसर पे कौन सा, तो विश्व मगरमच्छ दिवस के अवसर पे बिहार की किस नदी में घड़ियाल के 125 बच्चों को छोड़ा गया। ठीक है, और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, तो गंडक नदी में, याद रखिएगा। जून 2023 में विश्व मगरमच्छ दिवस के अवसर पर कहता है कि बिहार के किस नदी में घड़ियाल के 125 बच्चों को क्या किया गया, छोड़ा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, गंडक नदी हो जाता है, याद रखिएगा। कौन सा नदी हो जाएगा, तो गंडक नदी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे घड़ियाल के 125 बच्चों को नदी में छोड़ा गया। नदी किस नदी में, तो गंडक नदी में। और तिथि की बात करें तो 17 जून 2023 को इसको छोड़ा गया। कौन सा नदी है, तो गंडक नदी हो जाता है। गंडक नदी याद रखिएगा, गंडक नदी को याद रखिएगा। इसी में 125 से घड़ियाल के बच्चे को छोड़ा गया। तो छोड़े गए घड़ियाल के बच्चे 125 हो जाते हैं जो पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के अनुसार अगर बात करें तो घड़ियाल के घोंसले की बात करें तो देखिए पश्चिमी चंपारण में 8, कुशीनगर में 1 हो जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे तो देखिएगा इस वर्ष गंडक नदी के किनारे घड़ियालों के 9 घोंसले मिले थे जिनमें इन 125 बच्चों का जन्म हुआ है। ठीक है, अगला देखिए गंडक नदी में चंबल नदी के बाद दूसरा सबसे बड़ा घड़ियाल आबादी का क्या हो जाता है, निवास स्थल हो जाता है, इसका वास हो जाता है। सबसे पहले कौन सा, चंबल नदी में देखेंगे घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है। वर्ष 2016 में गंडक नदी गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियालों के निवास स्थान के रूप में पहचानी गई थी। ठीक है, कब, 2016 में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अगला सवाल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला सवाल है कि मई 2023 में पटना में एक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए किनके मध्य एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, कहता है कि मई 2023 में पटना में एक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए किनके मध्य एक MOU हस्ताक्षर किया गया। तो याद रखिएगा ये हो जाता है IIT पटना एवं CDAC के साथ किया गया। दोनों के बीच में कमिटमेंट हुआ था। कौन सा, IIT पटना एवं CDAC के बीच में सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर। ठीक है, हस्ताक्षर कब हुआ, तो 2 मई 2023 को हुआ। याद रखिएगा हस्ताक्षर कब हुआ, 2 मई 2023 को हुआ। अगला देखेंगे हम लोग, कहता है कि MOU हस्ताक्षर हुआ कब, तो IIT पटना और CDAC के मध्य में ये हस्ताक्षर हुआ है। याद रखेंगे सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा तो IIT पटना में सितंबर 2023 तक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत हो जाता है। लागत की अगर बात करें तो लगभग 20 करोड़ रुपए इसमें खर्च होते हैं। याद रखिएगा। कहता है कि अगला सवाल देखेंगे हम लोग कि मई 2030 में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ
ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि IGIMS, ठीक है। मतलब मई 2023 में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने मरीजों के बेहतर इलाज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग हेतु किसके साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, इसका आंसर आपको हो जाएगा CDAC के साथ हो जाता है, आंसर याद रखेंगे आप लोग। इसका आंसर आपको C हो जाता है, CDAC के साथ इसने क्या किया, कमिटमेंट किया, हस्ताक्षर किया, ठीक है। मरीजों के बेहतर इलाज के लिए AI के उपयोग हेतु MOU पर हस्ताक्षर, ठीक है। MOU पर हस्ताक्षर की तिथि के बारे में पूछा जा सकता है, किस दिन हुआ, तो 2 मई 2023 को हो जाता है। MOU हस्ताक्षरकर्ता इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मतलब IGMS और CDAC के मध्य में होता है। उद्देश्य की बात करें तो मरीजों के इलाज के लिए मशीन और सॉफ्टवेयर एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना, ठीक है, ताकि और बेहतर इसको बनाया जा सके। अगला सवाल देखेंगे। अप्रैल 2023 में IIT पटना ने किस संस्था के साथ अनुसंधान और विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। सवाल देखिए, कहता है कि IIT पटना के किस संस्था के साथ अनुसंधान और विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, तो कौन हो जाएगा, ROI नेट सॉल्यूशन के साथ इसने क्या किया, हस्ताक्षर किया। ROI नेट सॉल्यूशन के साथ करता है, ठीक है। IIT पटना और IOI नेट सॉल्यूशन के बीच में इसका क्या होता है, समझौता है। और समझौता कब होगा, तो अप्रैल 2023 में होता है। याद रखिए, अप्रैल 2023 में समझौताकर्ता पक्षकार की अगर बात कर दिया जाए तो ROI नेट सॉल्यूशन और IIT पटना हो जाता है, याद रखिएगा, IIT पटना हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें, कहता है कि उद्देश्य क्या है, तो अत्याधुनिक समाधान विकसित करना और शोध दिशा में बेहतर काम करना। अगला देखेंगे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर हम लोग देखेंगे तो कहता है कि इसके तहत IIT पटना जूम, व्हाट्सएप एवं गूगल पे जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म विकसित करेगा, ठीक है। इसका एक क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। कहता है कि ROI नेट सॉल्यूशन और IIT पटना संयुक्त रूप से डिजिटल भुगतान, धन प्रबंधन, सीमा पर भुगतान, सुरक्षित ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और उन्नत प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के क्षेत्र में अगले 3 वर्षों में अनुसंधान परियोजनाएं क्या करेगा, शुरू करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला हम लोग इसी में देखेंगे, कहता है, सवाल देखिए, कह रहा है कि मार्च 2023 में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 को लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। फार्मेसी प्रैक्टिक, सवाल देखिएगा, कहता है कि मार्च 2023 में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 को लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो याद रखिए, क्रम जरूर पूछा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा पूरे भारत में, ये चौथा स्थान इसका हो जाता है, ठीक है। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 में बिहार का स्थान की अगर बात कर दिया जाए तो देखिए ये चौथा स्थान पे है, ठीक है। कौन सा, चौथा स्थान पे हो जाता है। और ये बिहार में लागू कब से हुआ, तो याद रखिएगा 15 मार्च 2023 से ये प्रारंभ होता है। लागू करने हेतु आदेश पारित किसने किया, तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया था। और यह रेगुलेशन लागू करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात कर दें तो देखिए पहला ये हो जाता है केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा दिल्ली और चौथा क्या हो जाता है, बिहार होता है। चौथा स्थान किसका, तो बिहार का स्थान आ जाएगा। अगर बात करें कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन में दूसरा स्थान किसका है, तो याद रखिए कर्नाटक, पहला स्थान किसका, तो केरल, तीसरा स्थान किसका, दिल्ली, चौथा स्थान किसका, तो बिहार हो जाता है, ठीक है। इसके तहत कोई भी फार्मासिस्ट दवाई के नाम और उसके बारे में जानकारी दे सकता है, साथ ही दवा की मात्रा, दवा लेने के तरीके, दवा का स्टोर करने के तरीके आदि के विषय में सुझाव दे सकता है इससे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, 9 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि फरवरी 2023 में बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन किस जिले में किया गया। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बिहार में पहला वानिकी कॉलेज का उद्घाटन किस जिले में हुआ। तो वानिकी कॉलेज का उद्घाटन आपको मुंगेर में होता है, याद रखिए। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ पे, तो आपका मुंगेर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उद्घाटन माह की अगर बात करें तो फरवरी 2030 में हो जाता है। ये सवाल पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। अगर बात कर लें हम लोग तो स्थापना तो मुंगेर होता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के अधीन ये काम करेगा। कौन सा, वन वानिकी जो विद्यालय है जो मुंगेर में स्थापित है, ये काम करेगा।
कहता है यहाँ पे कि कॉलेज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 96 एकड़ में हो जाता है। अगर निर्माण लागत की बात करें तो 231 करोड़ 83 लाख 32 हज़ार रुपया हो जाएगा। यह बिहार का पहला और भारत का दूसरा वानिकी कॉलेज हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज हो जाता है। पहला वानिकी कॉलेज की अगर बात कर लीजिए तो तेलंगाना में होता है, देख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं हम लोग 10 नंबर। प्रदूषण नियंत्रण हेतु बिहार के कितने जिलों में, कहता है कि ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया जाएगा। ठीक है, कहता है कि प्रदूषण नियंत्रण हेतु बिहार के कितने जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया जाएगा, तो कितने जिले हो जाते हैं, तो जिलों की संख्या आपको कितना हो जाएगा, 25 जिलों में इसको लागू किया जाएगा। कहता है कि प्रदूषण नियंत्रण हेतु ग्रेडेड एक्शन प्लान जो है 25 जिलों में लागू किया जाएगा। तो ग्रेडेड एक्शन प्लान का निर्माण किया है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने किया है। ठीक है, अगला देखिएगा, ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया गया कब, कितने जिलों में, 25 जिलों में, याद रखिएगा। कहता है ग्रेडेड एक्शन प्लान का क्रियान्वयन किया जाएगा संबंधित जिलों के डीएम एवं संबंधित विभागों द्वारा। प्लान का उद्देश्य है वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना, इसका ये उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, वायु प्रदूषण पे क्या करना है, नियंत्रण स्थापित करना है, इसका ये उद्देश्य हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल देखेंगे आप लोग। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में विफल रहने पर बिहार सरकार पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, तो कितना जुर्माना लगाएगा, 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना है। कितना, तो देखिए 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। एनजीटी ने बिहार सरकार पर जुर्माना लगाया कितना, 4000 करोड़ का। ठीक है, इस सेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि आपके साथी और संगियों को भी इसका लाभ हो सके। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो बिहार वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में विफल रहने पर बिहार सरकार पर कितना करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की बात किया गया, 4000 करोड़ रुपए का। ठीक है, एनजीटी के बिहार सरकार पर जुर्माना लगा। देखिए जुर्माने का कारण क्या हो सकता है, तो ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में विफलता अगर हासिल कर लिया बिहार ने, तो कितना, तो 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 12 नंबर सवाल देखिएगा। और 12 नंबर सवाल एग्रीकल्चर से पूछा जा सकता है। ठीक है, बिहार स्पेशल में जब जाएंगे तो बिहार के स्पेशल में एग्रीकल्चर से ये सवाल पूछा जाएगा, और इसीलिए आप कहेंगे कि इकोनॉमिक्स में तो हमको ये पढ़ना ही नहीं था, बल्कि आपको करंट अफेयर्स में दे रहा है। बहुत वीवीआई हो जाता है। कहता हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, जब भी एग्रीकल्चर से संबंध है तो याद रखिएगा, जब कोई नई किस्म का उत्पादन होता है या नई किस्म का निर्माण होता है, आविष्कार होता है, तो समझिए कि ये आपके लिए प्रश्न बन जाता है। कहता है हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर कहाँ पे है, तो भागलपुर में है। कहता है कि वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई नई किस्म क्या है, तो सबौर कुंवर। कहता है कि सबौर कुंवर जो है का संबंध किस फसल से है, सबौर कुंवर का जो बीज नई किस्म जो बनाया गया कौन है, ये धान से है कि गेहूं से है कि मक्का से है कि कपास से, किससे है, तो याद रखिएगा यह धान का एक उन्नत किस्म हो जाएगा, नई किस्म हो जाएगा, जिसका निर्माण सबौर के वैज्ञानिकों ने किया। ठीक है, याद रहेगा किससे संबंधित है, तो धान से हो जाता है, किसका, सबौर कुंवर का। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करें तो इसको खोजा किसने, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो सबौर के वैज्ञानिक है उन्हीं ने इसका खोज किया, निर्माण किया। ठीक है, सबौर कुंवर है धान की एक नई किस्म हो जाती है। औसत उत्पादन की अगर बात करेंगे तो देखिएगा 55 से 60 क्विंटल, कितना, तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका औसत उत्पादन है। ठीक है, विशेषता की बात करेंगे तो विशेषता देखिए, और चावल की अपेक्षा इस चावल का, इस धान का क्या विशेषता हो सकता है, तो देखिए कम पानी और 25% तक कम खाद की आवश्यकता होती है ऐसे धानों में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि 110 से लेकर के 115 दिनों में तैयार होने वाली यह किस्म हो जाती है। अगला देखिए, कहता है कि पौधे की लंबाई 100 से 105 सेंटीमीटर तक होगी। कहता है कि यह किस्म जो जीवाणु, झुलसा, अंगमारी, कड़ुआ रोग प्रतिरोधी है। देखिए कितना बढ़िया है। ठीक है, जो सबौर के वैज्ञानिकों ने इसको खोजा। कहता है कि तना छेदक, भूरा कीट और पत्ती लपेटक के प्रति सहनशील है, यह उन्नत किस्म का जो बीज है। ठीक है, उन्नत किस्म जो है सबौर कुंवर।
अगला सवाल हम लोग देखेंगे 13 नंबर, कहता है कि बिहार के लोगों के लिए 3D स्क्रीन पर तारों की दुनिया को देखने और समझने की सुविधा वाला नया तारा मंडल कक्ष कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाता है। कहाँ पे? पटना में किया जाता है, याद रखिएगा पटना में। यहाँ से तथ्य जो है याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है ये, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। सीधे आप पटना देख लिए, यहाँ पे देखिएगा, सीधे आपको पूछेगा कि ये जो इंस्टॉल हुआ कहाँ से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3D स्क्रीन पर तारों की दुनिया को देखने हेतु नया ऑडिटोरियम। स्थापना स्थल की बात करें तो बिहार की राजधानी कहाँ? पटना में हो जाता है। नए ऑडिटोरियम की क्षमता की अगर बात करें तो अब 200 लोगों यहाँ पे बैठ करके तारों की नज़ारा देख सकते हैं। ठीक है, तारामंडल में इंस्टॉल जो बहुत ही VVI है, इससे ही याद करना है। ठीक है, क्या हो जाता है? तो अमेरिकन 3D स्क्रीन और जर्मन 3D प्रोजेक्टर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अमेरिकन 3D स्क्रीन हो जाएगा और जर्मन यानी 3D क्या हो जाता है? प्रोजेक्टर होता है, याद रखिए, बहुत भी है। ठीक है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्क्रीन कहाँ का है, तो अमेरिकन हो जाता है। पूछा जाएगा प्रोजेक्टर कहाँ का है, इसमें जो ऑडिटोरियम में लगा हुआ कहाँ का है, तो जर्मनी का हो जाएगा, याद रखिएगा। हाल ही में कहाँ बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोलने की घोषणा किया गया? याद रखिए, बहुत VVI हो जाता है। वन्य जीव अस्पताल बिहार के किस जिले में खोलने की बात किया गया, घोषणा किया गया? क्या हो जाएगा? कहता है कि बिहार में कहाँ बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोलने की घोषणा कहाँ किया गया? याद रखिए, मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में। आंसर क्या हो जाता है? मुजफ्फरपुर हो जाता है, याद रखिएगा। और ये जो वन्य जीव अस्पताल है, यहाँ से सवाल बहुत, ये सारा का सारा सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा, ठीक रहेगा। अस्पताल खुलेगा कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर जिले के शेरपुर वन क्षेत्र में, याद रखिएगा। अब डायरेक्ट आपको क्षेत्र पूछा जा सकता है, गांव पूछा जा सकता है, प्रखंड पूछा जा सकता है, अनुमंडल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कम से कम इसको याद रखिएगा। जैसे अस्पताल खुलेगा मुजफ्फरपुर में, सिर्फ जान गया, लेकिन अगर ऑप्शन में दे दिया शेरपुर वन क्षेत्र दे दिया, ठीक है, कैमूर वाला दे दिया, इस तरह से बहुत नाम दे देता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा शेरपुर वन क्षेत्र में इसकी स्थापना का उद्देश्य की बात करें तो जंगल की बीमारी या दुर्घटना में घायल वन्य जीवों का इलाज करना इसका क्या है? उद्देश्य हो जाता है। अगर बात करें निर्माण लागत की तो लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च इसमें हुए हैं। केंद्र राज्य भागीदारी की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने 40% तक योगदान दिया है और राज्य सरकार इसमें अगर योगदान देखे तो 60% हो जाता है राज्य सरकार का। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 15 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वनावरण है? तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखेंगे। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट कितना 2021 के अनुसार कहता है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर, कितने प्रतिशत भाग पर वनावरण है? तो याद रखिए कितना हो जाएगा? 7.84% हो जाएगा। कितना आंसर है? 7.84% हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। ठीक है, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो है, अगर आप देखना चाहेंगे तो अलग से मैंने खुद ऑलरेडी इसको बना रखा है, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं, अलग से मैंने इसको पढ़ाया। बिहार में वनावरण की बात करें तो 7.84% हो जाता है, यानी कि 7380.79 वर्ग किलोमीटर में क्या है? वनावरण है। अगला देखेंगे, कहता है कि बिहार में वृक्षावरण कितना है? तो 2.48% हो जाएगा, यानी कि 2341 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, याद रखिएगा। कहता है कि बिहार में अति सघन वन कितना? तो 4.5% हो जाता है, लगभग 333.42 वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा। अब बिहार में मध्यम घने वन की बात करें तो 44% हो जाएगा। कितना? तो 3285.83 वर्ग किलोमीटर में ये हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे और भी है और भी देख लीजिए ताकि आपको सारा का सारा यहीं से पकड़ा जाएगा। कहता है कि बिहार में खुले वन कितने हैं? पूछा जा सकता है बिहार में खुले वन कितने प्रतिशत में? तो याद रखिएगा 51% हो जाएगा। कितना? 51%। कितना? 3761.54 वर्ग किलोमीटर में है। अगला देखिए, सर्वाधिक वनावरण वाला जिला पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा वन कैमूर में हो जाएगा, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद रोहतास हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, आधार पर देखें तो क्षेत्रफल के आधार पे और प्रतिशत के आधार पे नंबर 1 आपका कैमूर ही आता है। ठीक है, कैमूर में वनावरण का परसेंटेज या क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है।
ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पे क्या हो जाएगा, सर्वाधिक वन कहाँ पे, कैमूर में। नेक्स्ट पूछा जा सकता है पश्चिमी चंपारण, नेक्स्ट पूछा जा सकता है रोहतास। ठीक है, प्रतिशत में अगर हम लोग देखेंगे प्रतिशत के आधार पे तो कैमूर का ही स्थान आता है। कैमूर और क्षेत्रफल में दोनों में आपको क्या हो जाएगा, कैमूर का अगर स्थान देखेंगे तो क्षेत्रफल और प्रतिशत में दोनों में आता है। प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो दूसरा स्थान जमुई का, तीसरा स्थान नवादा का हो जाता है, याद रखिएगा। सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन हो जाता है, पूछा जा सकता है कि सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन हो जाएगा, तो क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो शेखपुरा हो जाता है, दूसरा अरवल हो जाएगा और तीसरा अगर बात करें तो जहानाबाद हो जाता है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन कहाँ पे, तो शेखपुरा हो जाता है, और दूसरा बक्सर हो जाएगा और तीसरा सिवान हो जाता है, याद रखिएगा। इतना भी अगर याद रखते हैं आप, आपके दिमाग में है तो वन से जो भी सवाल पूछा जाएगा आपसे बन जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग सवाल देखेंगे, 16 नंबर देखिएगा। 16 नंबर सवाल देखिए, कहता है हाल ही में बिहार में कहाँ पर डीएनए जांच के लिए यूनिट लगाए जाने की घोषणा की गई है। कहता है हाल ही में बिहार में कहाँ पर डीएनए जांच के लिए यूनिट लगाए जाने की घोषणा किया गया है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर आपको मुजफ्फरपुर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये हो जाता है मुजफ्फरपुर में। बिहार में डीएनए जांच हेतु यूनिट की स्थापना किया जाएगा। तो देखिए प्रस्तावित स्थापना स्थल की अगर बात कर दिया जाए तो मुजफ्फरपुर और भागलपुर हो जाता है। कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर और भागलपुर हो जाता है। निर्णय की बात करें तो बिहार सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में हो जाता है। और वर्तमान स्थिति की अगर बात कर दिया जाए तो अभी तक डीएनए जांच के लिए राज्य के बाहर सैंपल भेजे जाते थे, अब नहीं भेजे जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 17 नंबर सवाल देखिएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, कहता है हाल ही में एनआईटी पटना के छात्र डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती द्वारा, ठीक है, कहता है कि बताइए एनआईटी पटना के छात्र जिनका नाम है हिलोल चक्रवर्ती द्वारा बनाई गई किस मशीन को पेटेंट मिला, किस मशीन को पेटेंट मिला, तो इसको बोलते हैं सिमुलेटर मशीन बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिमुलेटर मशीन हो जाता है। और एनआईटी पटना के छात्र द्वारा बनाई गई सिमुलेटर मशीन को मिला पेटेंट। देखिए संदर्भ की बात करें तो मार्च 2023 में नीट पटना के पीएचडी छात्र डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती द्वारा बनाई गई सिमुलेटर मशीन को पेटेंट प्रदान किया गया। अब देखिए सिमुलेटर मशीन क्या है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। कहता है कि यह मशीन मटेरियल के सैंपल के आधार पर सड़क की निर्माण सामग्री में नमी की पहचान करने में सक्षम है। यह मशीन यह भी बताने में सक्षम है कि अलकतरा के साथ कौन सा मटेरियल कितनी मात्रा में मिलाया जाए जिससे सड़क पानी या अधिक गर्मी या फिर अधिक दबाव से जल्दी खराब न हो। ये बताता है कौन सा, तो सिमुलेटर मशीन बताता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो सेशन होता है वो समाप्त हो गया। ठीक है, आप लोग ज़रूर इसको रिवाइज करके ही जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, और आप अपने साथी संगियों को इसको ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे वो हमारा यहाँ पे देखिए ऐप और पोर्टल है जो कम से कम 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। देखिए करंट अफेयर्स की अगर बात किया जाए तो करंट अफेयर्स का दायरा बीपीएससी ने बढ़ाया, और सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो बिहार का करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, याद रखिएगा। पुरस्कार इंडेक्स वगैरह सब कुछ करिए, एक्चुअली मैंने सब कुछ कराया है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी बहुत सारा पढ़ा होगा, प्रतियोगिता दर्पण बहुत पढ़ा होगा, आपने क्रॉनिकल भी पढ़ा होगा, बहुत सारे मटेरियल मैगजीन पढ़ा होगा, और आप मुझे भी देख रहे हैं तो मैंने कोशिश किया है बहुत सारा चीज़ें कराने का। अगर आप अच्छे से सब कुछ करेंगे तो पक्का 30-32 प्रश्न में 27-28 कंप्लीट करके ही मार के आएंगे, एकदम गारंटेड। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपका स्कोर करंट में बहुत बेजोड़ हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो करते हैं ऐप और पोर्टल से है, और ये गारंटेड यहाँ से 1-2 प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हमारे सेशन को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।